देखो स्क्रीन दिख रहा ना। हाँ। यहाँ पे देखिए H2SO4 में आप क्या किए हो इस जगह पे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन सही दिखाया है, लेकिन इसको आप ऐसे दिखाओगे। देखो सल्फर है तो ऊपर में डबल बॉन्ड वाला ऑक्सीजन दिखाओगे, ठीक है। उसके बाद हम्म। बाकी जो ऑक्सीजन है उसके साथ आप ऐसे करके सिंगल सिंगल बॉन्ड लगाएंगे, ठीक। तो आपका चारों ऑक्सीजन हो गया। अब हाइड्रोजन को आप क्या करेंगे, सिंगल बॉन्ड से ऐसे दिखाओगे, ठीक। अब देखो ऑक्सीजन जो नीचे वाला है उसका बॉन्ड पूरा नहीं हुआ, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड फिर से लगा देंगे, ठीक। अब आपको क्या करना है, हर जगह इलेक्ट्रॉन्स को भरना है। तो सल्फर में देखो कितने बॉन्ड से, टोटल 6 बॉन्ड है। तो हम क्या करेंगे, सल्फर के लिए 6 इलेक्ट्रॉन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब एक चीज आप देखो, अगर इस तरीके से हम बनाते हैं तो हमको एलिमेंट्स को बिठाने में दिक्कत होगा, ठीक। तो हम क्या करेंगे, इनको अब इस तरीके से बनाएंगे कि जैसा यहाँ पे ये बॉन्ड बनाया है हमने डैश लाइन से, उस तरीके का मेरा इलेक्ट्रॉन्स भी बैठना चाहिए। तो इधर पे एक इलेक्ट्रॉन देंगे और फिर इधर पे एक इलेक्ट्रॉन देंगे। अब ले लेंगे हम ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का देखो, जो लेफ्ट वाला ऑक्सीजन है वो सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन का 2 इलेक्ट्रॉन हो गया और बचा 4 इलेक्ट्रॉन। तो 4 इलेक्ट्रॉन को हम इस तरीके से इधर से ऐड करेंगे। उसी तरीके का इधर वाला भी ऐड होगा, एक इधर, 2 ऊपर, एक राइट साइड में और 2 नीचे में, ठीक है। अब ऊपर का जो ऑक्सीजन है वो डबल बॉन्ड में है, तो डबल बॉन्ड है मतलब उसके साथ 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होना चाहिए। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको ऐसे दिखाएंगे। फिर नीचे का जो ऑक्सीजन है इसका, ये भी डबल बॉन्ड में है, तो इसका भी एक 2 इलेक्ट्रॉन, 3 4 5, एक ये 6 इलेक्ट्रॉन। अब हमको हाइड्रोजन दिखाना है, तो हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन के साथ एक इलेक्ट्रॉन ऐसे इधर से दिखाएंगे, ठीक है। अभी आप देखिए कि हर किसी का ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन क्या कर रहा है, इससे एक इलेक्ट्रॉन लेगा, ये वाला हाइड्रोजन इससे एक इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक। उसके बाद येलो कलर यूज कर लेते हैं। ये जो ऑक्सीजन है इधर से इसका ऑक्टेट पूरा हो गया, ठीक। उसके बाद ये जो ऑक्सीजन है इसका इधर से ऑक्टेट पूरा हो गया, ठीक है। उसके बाद अब देखो राइट साइड का जो ऑक्सीजन है उसका ऑक्टेट ऐसे पूरा होगा। अरे रामी का ज्वाइन क्यों नहीं हो रहा। उसके बाद जो लेफ्ट वाला ऑक्सीजन है उसका ऐसे करके ऑक्टेट पूरा होगा, ठीक। अब सल्फर चाहिए हमको, तो सल्फर का आप देखिए कि सल्फर जो है वो इस तरीके से ऑक्टेट पूरा करेगा। सर ऑक्सीजन का वैलेंसी 6 होगा। हाँ, जितना बाहर का इलेक्ट्रॉन उतने ना, सॉरी वैलेंसी 6 नहीं, वैलेंसी 2 होगा। वैलेंसी का मतलब क्या और है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हाँ, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होगा, ठीक है। वैलेंसी और वैलेंस निकालने के लिए आप पुराना जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 10th वाला उसी को यूज करेंगे, ठीक है। हाँ। चलो अभी ये समझ में आ गया। हाँ सर। इसके बाद दूसरा चेक कर लेते हैं। H2 ठीक है, Cl2 भी ठीक, देखो Cl2 भी ठीक है, लेकिन देखो आपने क्या किया है इस जगह पे कि यहाँ पे जो लेफ्ट वाला क्लोरीन है आपने उसमें उसमें एक इलेक्ट्रॉन अकेला छोड़ दिया है, ठीक। कोई भी इलेक्ट्रॉन कभी अकेला नहीं होता, इस चीज का ध्यान रखेंगे, ठीक है। जहाँ वो पेयर हो सकता है उसे पेयर बनाएंगे, ठीक है। अब देखो जैसे ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको आपने, अरे कलर चेंज, ये इलेक्ट्रॉन को आपने
अलग छोड़ा है, ठीक, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आपने अलग छोड़ दिया है। तो ये एक मिस्टेक है जो ठीक से लिखोगे मतलब कैसे, देखो ऐसे क्लोरीन क्लोरीन, इन दोनों के बीच में क्या बॉन्ड बनेगा, सिंगल बॉन्ड। तो हम क्या करेंगे, एक डॉट इस सिंगल बॉन्ड के लिए एक डॉट इधर दिखाएंगे, ठीक है, मतलब क्लोरीन का एक डॉट यहाँ और एक क्लोरीन का एक डॉट यहाँ। उसके अलावा जितने भी लोन पेयर है हम उसको ऐसे यहाँ पे दिखा देंगे, ठीक है। हाँ सर। उसके बाद F2 का देखो, F2 का सही बनाए हो, उसके बाद सेकंड है आपका कंडेंस्ड स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखा था ना, CH3 CH2 होल 2 OH, ठीक है, फिर CH3 CH2 का होल 4 1 2 3 4 फिर CH3, हाँ ठीक है। अरे इसका ज्वाइन नहीं हो रहा है क्या? ऑनलाइन है सर वो? हाँ 2-3 बार कोशिश की लेकिन ज्वाइन नहीं हो रहा उसका, नेटवर्क नहीं होगा उसका। अच्छी आवाज कर रहा है। मेरा भाई। हम आपको म्यूट कर दिए हैं, ठीक है, आप आपको जब बोलना होगा तो अपना माइक ऑन कर लेना, ठीक है। देखो स्क्रीन दिख रहा है ना, स्क्रीन दिख रहा है, माइक ऑन करके बोल सकते हो, माइक ऑन करके बोल दीजिए, उसका फिर माइक अपना ऑफ कर दीजिएगा। हाँ सर। देखो नेक्स्ट है हमारे पास बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, ठीक है। अभी देखो ये बॉन्ड लाइन फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट कहने का मतलब है कि इसको लिखने में हमारा समय भी बचता है, ठीक, और उसके बाद ये खुद ब खुद बनता भी है, ऐसा नहीं है कि हम इसे सिर्फ समय बचाने के लिए लिखते हैं। जैसे जब भी आपका कार्बन का संख्या बढ़ेगा, ठीक है, जैसे मान लीजिए अब ये 3 कार्बन है, तो हमने इसको 3 कार्बन को ऐसे दिखाया, ठीक। अब होता क्या है जनरली कि एक कार्बन है तो इसके साथ जो भी कुछ लगा होगा वो एक कार्बन से एसोसिएटेड होगा, ठीक। जब हम इसका कार्बन का संख्या बढ़ा देंगे तो फिर क्या होगा, इसमें नंबर ऑफ एटम्स भी इंक्रीज हो जाएंगे। फिर अगर हम कार्बन की संख्या बढ़ा देंगे तो क्या होगा कि इसमें नंबर ऑफ एटम्स फिर इंक्रीज करेंगे। तो जैसे जैसे मॉलिक्यूल का साइज बढ़ता है, ठीक है, जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है वैसे वैसे क्या होगा कि मॉलिक्यूल्स अपने आप में बल्की होने लग जाते हैं और ये क्या करते हैं, जिग जैग वे में कन्वर्ट होने लगता है। कहने का मतलब क्या है कि अब इसी 4 कार्बन को आप देखिए, ये स्ट्रेट लाइन में है, ठीक है। तो होता क्या है कि इन स्ट्रेट लाइन की वजह से यहाँ पे जो ऑर्बिटल होगा, यहाँ पे जो ऑर्बिटल होगा, फिर उसके बाद यहाँ ऑर्बिटल होगा, यहाँ भी ऑर्बिटल होना चाहिए, इधर भी ऑर्बिटल और इधर भी ऑर्बिटल होना चाहिए। तो इन सब में फोर्स ऑफ रिपल्शन चालू हो जाता है, ठीक है, जिसको कहते हैं FOR, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे भी मिलेगा, FOR, फोर्स ऑफ रिपल्शन, ठीक है। तो इस वजह से मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, ये अपने आप को जिग जैग वे में कन्वर्ट करने लग जाते हैं। जिग जैग वे कहने का मतलब है कि एक कार्बन यहाँ होगा तो दूसरा कार्बन जो है वो यहाँ होगा, उसी तरीके से तीसरा कार्बन यहाँ होगा तो चौथा कार्बन यहाँ होगा, ठीक। अब आप देखो इस जगह पे इसका जो ऑर्बिटल है वो ऐसा आएगा, इसका जो ऑर्बिटल है वो ऐसा आएगा,
इसका ऑर्बिटल ऐसा आएगा और इसका ऑर्बिटल ऐसा आएगा। तो इस जिगजैग वे की वजह से क्या हुआ कि इनमें जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस बढ़ जाता है। ठीक है, ये जो ऑर्बिटल्स है इन ऑर्बिटल्स में डिस्टेंस बढ़ जाता है। अब इन ऑर्बिटल्स का अगर डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो इसमें फोर्स ऑफ रिपल्शन जो है वो मिनिमम हो जाता है। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ड्यू टू zigzag way the force of attraction sorry force of attraction force of repulsion increases एक मिनट, force of repulsion increases में repulsion decreases due to which the molecule becomes more stable। ठीक है, वे क्या होता है कि ये जिगजैग वे की वजह से हमारा मॉलिक्यूल जो है ये स्टेबल होने लग जाता है। ठीक, तो इस वजह से हम इस जिगजैग वे का जो हमारा ये चीज़ है जिगजैग वे पढ़ते क्यों है, वो उसका बेसिक रीज़न ये है। ठीक, जनरली हम 11th-12th में यही पढ़ते हैं कि जिगजैग वे लिखने में आसान होता है, जल्दी जल्दी लिख सकते हैं। तो बेसिकली ये यहाँ से उठ के आता है कि जिगजैग वे में फोर्स और रिपल्शन कम होगा, जिसके वजह से हमारा मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल रहेगा। अब देखिए जिगजैग वे की खासियत क्या है। तो जिगजैग वे में हम दो चीजों को नहीं दिखाते, मतलब कार्बन और जो हाइड्रोजन है इन दोनों को हम नहीं लिखते। ठीक है, इसके अलावा कुछ भी होगा, कोई भी फंक्शनल ग्रुप होगा, कुछ भी होगा, हम उस हर चीज को लिखेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए CH3 CH2 CH2 OH, तो बाकी सब चीज डिलीट कर दिया गया, इसको भी इसको भी इसको भी, सिर्फ क्या चीज बच गया, तो OH का ग्रुप यहाँ पे बच गया। ठीक है, तो कार्बन और हाइड्रोजन या यूं कहे जो अल्काइल का ग्रुप है या अल्काइल है उसको हम नहीं लिखते। अल्काइल इज नॉट रिटन। ठीक है, अल्काइल यहाँ पे नहीं लिखा था। ठीक, अब देखो एक चीज ध्यान रखना है कि अगर कोई भी फंक्शनल ग्रुप है, कोई भी फंक्शनल ग्रुप है और उस फंक्शनल ग्रुप में H आता हो तो उस H को हम लिखेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए ये CH3 है, देखो मैं यहाँ पे एरो से दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये CH3 का पोजीशन है, ये CH2 का पोजीशन है और ये वाला इस CH2 का पोजीशन। ठीक, अब यहाँ पे आता है OH का फंक्शनल ग्रुप। तो OH जो है वो OH हमने लिखा है। ठीक, तो हमको क्या याद रखना होगा कि अगर H किसी फंक्शनल ग्रुप के साथ आता हो तो हम उसे कंपलसरी लिखेंगे। जैसे तीसरा एग्जांपल देखिए, थर्ड एग्जांपल में जो है, इस तीसरे एग्जांपल में क्या दिखाया गया है, तो OH को लिखा गया है, बाकी सबको वापस से हटा दिया गया है। ठीक है, उसी तरीके से चौथा एग्जांपल है हमारा साइक्लिक कंपाउंड्स का। तो हर जगह से कार्बन और हाइड्रोजन हटा दिया गया और एक ट्रायंगल बन के चला है। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखना है कि हर एक कॉर्नर, जैसे देखो आपका टूथ ब्रश है, ठीक है, ब्रश जो है जिसे हम आपका टूथ ब्रश बोलते हैं, तो वो कैसा है, जिगजैग वाला ऐसा कोई ब्रश होता है ना, उसमें आप देखिए हर एक पॉइंट, यहाँ पे हर एक पॉइंट कार्बन पॉइंट कहलाता है। तो ये एक पॉइंट कार्बन पॉइंट होगा, ये एक पॉइंट कार्बन पॉइंट होगा, ये एक पॉइंट कार्बन पॉइंट है। उसी तरीके से ये सभी एक कार्बन पॉइंट कहलाते हैं। अब इसमें जो लाइन है, ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये हमारा बॉन्ड लाइन होता है। ठीक है, इसे हम बॉन्ड लाइन कहते हैं। अब एक चीज ध्यान रखना है कि जब भी हम बॉन्ड लाइन खींचते हैं
तो बॉन्ड लाइन में जो कॉर्नर पॉइंट होगा, हर कॉर्नर पॉइंट हमको एक कार्बन देगा। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं कि मान लीजिए मेरे पास ऐसा कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो इतना लंबा है इस तरीके से, ठीक। यहाँ पे इसकी ब्रांचिंग है, उसके बाद यहाँ पे एक अल्डिहाइड का ग्रुप है, ठीक। अब इसे अगर हमको लिखना है तो कैसे लिखेंगे? जब स्टार्टिंग में आप इसको प्रैक्टिस करोगे, लिखोगे, तो हमेशा ध्यान रखना कार्बन को गिन लेना और गिनने के बाद उतने पॉइंट्स बना लेना। यहाँ पे कार्बन की संख्या कितनी है? 1 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है। अब एक चीज देखो, जो फंक्शनल ग्रुप है उसे मैंने मेन चेन में लिया है, ठीक। तो 7 है तो स्टार्ट करेंगे 1 2 हो गया, 3 4 5 6 7 और यहाँ पे हम लिख देंगे CHO, ठीक। अब वापस से नंबरिंग करके मैच कर लीजिए। तो कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5, कार्बन नंबर 6 और ये कार्बन नंबर 7 जो फंक्शनल ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मेरे पास ब्रांच है, ठीक है, ब्रांच है। तो ब्रांच, एक मिनट, यहाँ पे हमारे पास ब्रांच है। तो ब्रांच कहाँ कहाँ है? एक तो मेरा चौथा कार्बन पे है और एक है मेरा छठा कार्बन पे। तो चौथे कार्बन पे मैं क्या करूँगा, एक लाइन खींचूंगा और छठे कार्बन पे एक लाइन खींचूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो डैश लाइन फॉर्मूला है ये भी कंप्लीट होता है। तो एग्जाम में आपको इन सब चीज़ों को मिला जुला के क्वेश्चन देता है कि बॉन्ड लाइन को समझाइए या डैश लाइन को समझाइए। तो आप इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं। अब ध्यान रखना है कि आप जितना एग्जाम्पल लिखोगे आपका आंसर उतना बड़ा होगा। क्लियर है यहाँ पे? हाँ सर। अब देखो यहाँ पे बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में अगर डबल बॉन्ड आते हैं तो वो भी यूज होता है। यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3 के बीच में है, तो वही चीज यहाँ पे डबल बॉन्ड कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3 के बीच में है, ठीक। जहाँ जहाँ डबल बॉन्ड होगा वहाँ डबल बॉन्ड पुट कर देंगे, जहाँ जहाँ ट्रिपल बॉन्ड होगा वहाँ हम ट्रिपल बॉन्ड पुट करेंगे। बाकी सारा रूल्स वैसा ही है। देन नेक्स्ट फार्मूला है हमारा 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन फार्मूला। अब एक चीज देखो, ये आपने पढ़ा है 12th में, ठीक, लेकिन हो सकता है भूल गए हो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 डायमेंशनल फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब जब हम स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहां पे ये काफी काम आएगा, ठीक है। तो आपका स्टीरियो केमिस्ट्री भी है इस सेमेस्टर में पढ़ने के लिए। देखो इसके लिए यहाँ पे देखिए 4 टाइप के आपको बॉन्ड्स, सॉरी 4 नहीं 3 टाइप के आपको बॉन्ड्स दिखाए गए हैं। ये है पहला टाइप, ये है दूसरा टाइप और ये है तीसरा टाइप। ये 3 टाइप के फॉर्मूले हैं। अब देखिए इन 3 टाइप को हम कैसे और कब यूज करते हैं। तो ये है मॉलिक्यूल्स को 3D में रिप्रेजेंट करने का। जब मॉलिक्यूल को हम हवा में रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन कहा जाता है, तो उसे हम ऐसे दिखाते हैं, 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन। देखो इसके लिए मैं अपना थोड़ा वीडियो ऑन करूंगा, आप वीडियो भी देखेंगे। यहाँ पे देखो मैं फिलहाल कुछ लिख दे रहा हूँ, एक सेकेंड। ये जो है इसको कहा जाता है
टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, ठीक है। उसके बाद ये होता है अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, ठीक है। अब ये टुवर्ड्स और अवे का मतलब क्या है? देखो, टुवर्ड्स और अवे का मतलब क्या है? मेरे हाथ में ये कॉपी है, एक मिनट, एक चीज और है, वो भी लिख देता हूँ। प्लेन ऑफ पेपर, सॉरी, पेपर, ठीक है। ये जो फर्स्ट है, ये दोनों बॉन्ड्स हैं, ये इसको प्लेन ऑफ पेपर का कहते हैं। अब देखिए, प्लेन ऑफ पेपर से मतलब क्या है, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर या अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर से क्या मतलब है? तो ये कॉपी है, ठीक है। मैं थोड़ा इसको से दिखाता हूँ। देखो, ये कॉपी है, अभी एक मिनट, ठीक है, ये कॉपी है। अब इस कॉपी में ये जो हिस्सा है, ठीक है, इसे हम कहते हैं प्लेन ऑफ पेपर, ठीक। तो जो 1 नंबर का बॉन्ड लिखे थे, अगर वो इस कॉपी के ऊपर रहता है तो इसको हम कहेंगे प्लेन ऑफ पेपर, ठीक। उसके बाद अब मान लीजिए आप सामने से देख रहे हो इसको, ठीक, तो आपके तरफ जो बॉन्ड होगा, ठीक है, आपके तरफ से जो बॉन्ड आपको दिखेगा उसको हम कहेंगे टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। यहाँ ऑब्जर्वर कौन है? यहाँ पे ऑब्जर्वर आप है, ठीक। क्यों? क्योंकि आप इधर से देख रहे हो तो इधर का जो बॉन्ड आपको खड़ा दिखेगा, एकदम परपेंडिकुलर, ठीक है। या तो आप परपेंडिकुलर कह लीजिए या किसी भी एंगल पे हो, लेकिन आपके तरफ होना चाहिए और वो बॉन्ड आपको क्लियर क्लियर दिखना चाहिए, ठीक है। तो मॉलिक्यूल में वैसा बॉन्ड जो आपकी तरफ खड़ा हो, आपकी तरफ देख रहा हो, या जिसको आप क्लियर क्लियर देख सकते हैं, उसे हम कहेंगे टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, ठीक है। अब एक और बॉन्ड है जिसे हम कहते हैं अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। तो इस कॉपी के पीछे साइड में, इस, ठीक है, जिधर से मैं देख रहा हूँ, तो ये हो जाएगा आपके लिए अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, और मेरे लिए क्या हो जाएगा? तो टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, ठीक है। जो मेरे साइड से मुझे दिख रहा है, जो आपको नहीं दिख रहा, जो बॉन्ड आपको नहीं दिख रहा, उसे हम कहेंगे अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। क्लियर है ये चीज दीपिका? हाँ सर। ठीक। देखो, ये हाँ सर। बहुत इम्पोर्टेंट है, ये जो टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर है, ये हमको ऑप्टिकल एक्टिविटी में बहुत काम आएगा, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे हमको ये ड्राइंग्स बनाना होता है, थोड़ा बहुत ड्राइंग्स, क्या ये क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स दिखाना होता है। जैसे यहाँ पे आप देखिए, इस जगह पे आप देखो मीथेन। अभी मीथेन में जो बॉन्ड्स राइट साइड में है, ये जो नंबर 1 का मैंने बॉन्ड दिखाया था, ये राइट साइड में है, लेकिन यही चीज इधर लेफ्ट साइड में चला आया। तो लेफ्ट साइड में चला आया, इसका मतलब क्या है? इसको कहते हैं कि जब हमने यहाँ पे मिरर लगा दिया, इस तरीके से एक आईना लगा दिया, तो मेरा मॉलिक्यूल जो है वो बदल गया, ठीक। आईना का मतलब क्या है कि आपका जो इधर का कान है वो इस साइड दिखना चाहिए, जो इधर का कान है वो इस साइड दिखना चाहिए। मतलब मेरा राइट हैंड मिरर में आपको लेफ्ट हैंड दिखेगा, या फिर अभी आप देखो मेरा जो वीडियो है वो वीडियो आपको लेफ्ट हैंड दिखा रहा होगा, हो सकता है, ठीक, क्योंकि मुझे यहाँ लेफ्ट हैंड दिख रहा है मेरे वीडियो में, तो मैंने राइट हैंड लगाया है तो आपको लेफ्ट हैंड दिखना चाहिए। तो सिमिलरली क्या है चीज, तो मिरर में हम ऐसा ही देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि हमें इन्वर्जन ऑफ मॉलिक्यूल देखने को मिलता है, इन्वर्जन ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। इन्वर्जन कहने का मतलब है कि जो चीज राइट में है वो लेफ्ट हो गया, जो लेफ्ट में है वो राइट हो गया, ठीक है। तो इसे हम इन्वर्जन ऑफ मॉलिक्यूल कहते हैं। तो ये जो 3D रिप्रेजेंटेशन है, ये हमें मॉलिक्यूल्स को अच्छे से स्टडी करने के लिए उनका 3D रोटेशन, 3D ओरिएंटेशंस, या यूं कहे तो हवा में वो कैसे बिहेव करते हैं। अगर मान लीजिए कोई बॉन्ड है, उसको हमने हवा में डिफ्लेक्शन दिया, थोड़ा सा ऐसे, फिर थोड़ा सा ऐसे,
फिर थोड़ा ऐसे। तो उस बॉन्ड के डिफ्लेक्शन से मुझे मॉलिक्यूल में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं, उस चीज में हम इस मेथड को यूज करते हैं। ठीक है, इसे फ्लाइंग वेज रिप्रेजेंटेशन कहा जाता है। दिस इज नोन एज फ्लाइंग वेज रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, फ्लाइंग वेज कहने का मतलब है कि क्यों नहीं हो रही है, ठीक है। फ्लाइंग वेज कहने का मतलब है, देखो यहाँ पे जो अवे फ्रॉम दी सॉरी टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर का बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड जिसे मैं सर्कल कर रहा हूँ, ये टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर का बॉन्ड है। अब इसको देखिए, इसको बनाते हैं इस तरीके से, ठीक है। अब आपको अगर ध्यान होगा, आपने कभी घर बनते अगर देखा है या लकड़ी का काम होते हुए देखा है, तो आप देखो इस टाइप का एक शेप का लकड़ी होता है जो कारपेंटर लोग यूज करते हैं, ठीक है, किसी चीज में अटकाने के लिए। कभी लकड़ी दरवाजा के नीचे लगा दिया अटकाने के लिए, तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है वो वहीं से निकल के आया हुआ है, ठीक है। इसी चीज को वेज कहा गया है यहाँ पे। इसको कहते हैं वेज। देखो बेचारी ज्वाइन हो रही है, लेकिन बार बार उसका डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब देखिए, आपका मेन चैप्टर यहाँ से चालू हो रहा है, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। इससे पहले जो भी था ये एक क्या बोलते हैं, इंट्रोडक्शन था, और इस इंट्रोडक्शन का काम हमको पूरे ऑर्गेनिक में लगेगा, ठीक है, ये पूरा का पूरा आपको हर जगह काम आएगा। तो देखिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को मेनली दो हिस्सों में बांटा गया है। दो हिस्सों में कहने का मतलब है कि ओपन चेन और क्लोज चेन, ठीक है। दो हिस्से मतलब ओपन चेन या फिर क्लोज चेन। अभी क्लोज चेन को हम साइक्लिक भी कहते हैं, और ओपन चेन में अगर हम इस साइक्लिक वर्ड में ए लगा देंगे तो ये हो जाएगा ए साइक्लिक, ठीक है। नाम हम इस तरीके से ध्यान रखेंगे, क्लोज चेन को हम कहते हैं साइक्लिक, और इस साइक्लिक में अगर हम ए लगा दें तो उसे हम कहेंगे ए साइक्लिक। ए साइक्लिक का मतलब हो गया ओपन, और साइक्लिक का मतलब हो गया क्लोज। ठीक, तो मेनली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन दो चीजों में बटा हुआ है। अब इन दोनों को बारी बारी से बांटा गया है। तो सबसे पहले हमारे पास ए साइक्लिक चाहे तो ओपन चेन। ओपन चेन तीन टाइप्स के होते हैं, अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइंस, ठीक है। अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइंस, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो इस तरीके से ये तीनों बॉन्ड्स किस में आएंगे हमारे, ये तीनों आ जाएंगे आपके एसाइक्लिक या फिर ओपन चेन वाले कंपाउंड्स में। उसके बाद है साइक्लिक और क्लोज चेन और रिंग टाइप ऑफ कंपाउंड्स, ठीक है। अभी ये कैसे होगा, तो देखो यहाँ पे बेसिकली क्या क्या आ सकते हैं। साइक्लिक दो तरीके से बनता है, एक तो हमारा सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स हो या फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं साइक्लिक किसको कहते हैं। साइक्लिक का मतलब है कि जहां से स्टार्ट हुआ वहीं पे आके रुक जाना चाहिए। जैसे बेंजीन का मॉलिक्यूल, तो एक बेंजीन का मॉलिक्यूल एक बंद कमरे के जैसा है, ठीक है, तो इसे हम कहेंगे साइक्लिक। साइक्लोहेक्सेन, इसे भी हम कहेंगे साइक्लिक। एक बंद कमरे के जैसा अगर कोई आपको मॉलिक्यूल मिलता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलता है, तो उसे हम कहते हैं साइक्लिक कंपाउंड्स।
ठीक है, इसे हम रिंग स्ट्रक्चर भी कहते हैं। देखो ये रिंग के जैसा भी है, आप अंगूठी बना के इसका पहन भी सकते हो। ठीक है। उसके बाद है होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक का मतलब होता है सेम, एक्चुअल में जो वर्ड है होमो, होमो का मतलब होता है सेम। तो वैसे यहाँ पे वैसे कंपाउंड्स आपको मिलेंगे जिसमें सेम टाइप के एलिमेंट्स हो या सेम टाइप के एटम्स हो। उसके बाद है हेट्रोसाइक्लिक। तो हेट्रोसाइक्लिक में क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट एटम्स भी होते हैं, जैसे THF, ठीक है, जिसको कहा जाता है टेट्रा हाइड्रोफ्यूरैन, THF। यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन के अलावा आपको ऑक्सीजन भी दिखता है। उसके बाद एक एलिमेंट होता है पायराइडिन, ठीक है, जिसमें नाइट्रोजन होता है। तो इसी तरीके से काफी सारे बनते हैं जिसको हम हेट्रोसाइक्लिक का नाम देते हैं। इसके बाद अभी देखो होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक में दो चीजें हैं, एक है एलिसाइक्लिक, एक है एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक कहते हैं जिसमें सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, और एरोमेटिक कहते हैं जो बेंजीन टाइप के कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, एरोमेटिक जो वर्ड है ये बेसिकली रिप्रेजेंट करता है बेंजीन टाइप के कंपाउंड्स, बेंजीन टाइप ऑफ कंपाउंड्स। ठीक है, इसको हम एरोमेटिक कहते हैं। अब देखिए एरोमेटिक में बेसिकली दो चीजें आती हैं, एक तो बेंजीनॉइड, ठीक है, एक होता है बेंजीनॉइड जो कंपलसरी बेंजीन को ही रिप्रेजेंट करता है, और एक होता है नॉन बेंजीनॉइड, ठीक है, जो बेंजीन को रिप्रेजेंट करता है लेकिन बेंजीन के प्रॉपर्टीज को शो नहीं करता। इस चीज का ध्यान रखेंगे। ठीक है, नॉन बेंजीनॉइड हम कहते हैं कि बेंजीन जैसा दिखता है लेकिन बेंजीन होता नहीं, और बेंजीनॉइड क्या होगा, तो एग्जैक्टली बेंजीन या बेंजीन से बनी हुई चीजें जो बेंजीन के प्रॉपर्टीज को भी रिप्रेजेंट करेंगे। देन नेक्स्ट है ओपन चेन और एसाइक्लिक कंपाउंड्स। इनके एग्जांपल्स हम यहाँ दे रखे हैं। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन हैविंग ओपन चेन ऑफ कार्बन एटम्स, ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड आर कॉल्ड एसाइक्लिक कंपाउंड्स। ठीक है, सो ब्यूटेन है, आइसोपेंटेन है। अब यहाँ पे देखिए आइसोटर्म शायद मैंने बताया था फर्स्ट लेक्चर में, अभी फिर बता दे रहा हूँ कि आइसो जब भी वर्ड आपको देखने को मिले तो आइसो यहाँ पे सेकेंड कार्बन पे ब्रांच रिप्रेजेंट करता है। आइसो रिप्रेजेंट्स ए ब्रांच इन सेकेंड कार्बन। ठीक है, आइसो रिप्रेजेंट्स ए ब्रांच इन सेकेंड कार्बन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। सही, कई बार होता है आइसो लिखा होता है, आइसो के नाम से कंपाउंड देता है लेकिन समझ में नहीं आता आइसो कह किसको रहा है। ठीक है, इसके बाद ओपन चेन कंपाउंड्स, open chain compounds are known as aliphatic compounds since the earlier compounds of this class were obtained either from animals or vegetable fats। ठीक है, इनको एलिफेटिक कहा जाता है, क्यों, क्योंकि या तो ये एनिमल के फैट से निकलता था या फिर वेजिटेबल के फैट से निकलता था। ठीक है, तो जो फैट्स हमारे शरीर में रहता है या जानवर के शरीर में या सब्जियों में या पेड़ पौधों में, तो इसीलिए इनका नाम पड़ गया एलिफेटिक कंपाउंड्स। वैसे कंपाउंड्स जो फैट से निकलता है इसीलिए एलिफेटिक कंपाउंड्स कहेंगे। देन नेक्स्ट है साइक्लिक और क्लोज्ड चेन और रिंग टाइप कंपाउंड्स। देखो यहाँ मैंने जो भी टेबल आपको दिखाया था, इस पूरे टेबल का नीचे विवरण दिया हुआ है। ठीक है, बारी बारी से टेबल को वापस से मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। compounds of carbon having closed chain of carbon as well as of
other atoms are called cyclic compounds. Depending upon the constitution of the ring, these are further divided into the following categories. ठीक है, साइक्लिक कंपाउंड्स में कार्बन के रिंग को देखते हुए इसको फिर से डिवाइड किया गया है। किसमें किसमें? होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स। ये जो फर्स्ट है इसका होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स। दूसरा है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। यहाँ पे देखिए फर्स्ट वाला कार्बोसाइक्लिक और होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स। ये कैसे कंपाउंड्स हैं? तो वैसे कंपाउंड्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन ही होते हैं। तो इसके भी कुछ एग्जांपल्स हैं। जैसे पहला देखिए एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। ठीक, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स वैसे कंपाउंड्स हैं जिसमें सिंगल बॉन्ड ज्यादा मायने रखता है। जैसे साइक्लोप्रोपेन, इसमें देखिए हर किसी का सिंगल बॉन्ड है। उसके बाद साइक्लोपेंटेन, इसमें भी हर किसी का सिंगल बॉन्ड है। उसके बाद साइक्लोपेंटीन, इसमें सिंगल बॉन्ड जो है डबल बॉन्ड से ज्यादा है। साइक्लोहेक्सीन, इसमें भी सिंगल बॉन्ड जो है डबल बॉन्ड से ज्यादा है। देन नेक्स्ट है एरोमेटिक कंपाउंड्स। अभी देखिए एरोमेटिक कंपाउंड्स के काफी सारे वैरायटीज हैं। जैसे मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स। ठीक, मोनोसाइक्लिक मतलब ठीक है, मोनो का मतलब होता है सिंगल। तो यहाँ पे देखिए जो बेंजीन है ये सिंगल रिंग का है। उसका टॉल्विन है, यहाँ पे भी सिंगल रिंग है। उसके बाद सेकंड आ गया हमारा बाईसाइक्लिक और ट्राईसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स। देखो यहाँ पे मैं वेट रोक देता हूँ। ठीक है, आप इतना पढ़िए। देखो फिर से कट गई, फिर से उसका कट गया। ठीक है, इतना आप पढ़िए, मैं नोट्स आज दे दूंगा आपको यहाँ तक का। ठीक है, जो डाउट होगा फिर नेक्स्ट क्लास में पूछ लेंगे। और नोट्स आपका